आप सभी को नमस्कार मेरा। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जो न सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इजी यूनिट है बिल्कुल, और हम एक एक करके इसके सारे टॉपिक्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या और हम क्यों इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्यों हमें केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की वो पार्ट या वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के साथ और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या जिस चीज़ के बारे में केमिकल काइनेटिक्स मेनली डील करती है वो है रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। इसके साथ साथ वो फैक्टर्स जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने से मेरा मतलब है कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसको घटाने वाले या फिर उसको बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे। ठीक है, कई फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, जो आने वाली हमारे जो वीडियोज होंगे उनमें हम इनके बारे में जानेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी हम कह सकते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर अब एक सवाल आया बच्चों के दिमाग में कि सर रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन जिसमें आपका कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट R जो है ये एक प्रोडक्ट बनाता है P। रिएक्टेंट R जो है आपका वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब रिएक्शन शुरू होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब समय 0 है, मतलब हमने सिर्फ कंटेनर में रिएक्टेंट लिया हुआ है, तो उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। प्रोडक्ट जो है उस समय पे रिएक्शन के अंदर कितना होगा, 0। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मैं मान लेता हूं t इज इक्वल टू t1 पे, टाइम t1 पे आपका जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन कुछ घट रही है। ये R1 से हम मान लेते हैं कि किसमें चेंज हो गया, R2 में, और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ बढ़ा। ये प्रोडक्ट जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़े, रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़े। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे कितनी है अपने पास, P1 है। अगर मैं यहां पर अब देखूं तो एक चीज अपने पास आती है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर क्या आ रहा है, एक बदलाव, एक चेंज आ रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इसी कंसंट्रेशन चेंज को टाइम चेंज के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलती है, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो सिंपल सी चीज है, हमने दो क्वांटिटीज को क्या किया है, कंपेयर किया है। किस किस को कंपेयर किया है, कंसंट्रेशन चेंज को किसके साथ, टाइम चेंज के साथ। जब हम कंसंट्रेशन चेंज को कंपेयर करते हैं किसके साथ, टाइम चेंज के साथ, तो हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं समझे, तो इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन को छोड़ो, सिर्फ रेट को समझने की कोशिश करो।
रेट से क्या मतलब है, इसको कुछ ऐसे समझो जैसे जब हम एक फ्रूट मार्केट जाते हैं, तो जब हम फ्रूट मार्केट में जाते हैं तो जो फ्रूट वेंडर जो होता है, फल बेचने वाला जो होता है, उससे मान लो हमें एप्पल लेने हैं तो हम पूछते भाई एप्पल के रेट है या एप्पल के भाव दिया भाई, तो सामने वाला क्या कहता है, फ्रूट वेंडर हमें क्या जवाब देता है कि एप्पल जो है वो 150 रुपए किलो है। मतलब वो हमें क्या कह रहा है कि एप्पल इतने रुपए किलो। सामने वाले ने क्या किया, दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया, किसको, रुपए को किसके साथ, किलो के साथ, हमें क्या मिल गया, एप्पल का रेट। यहाँ पर किया क्या है, रेट बताने के लिए सामने वाले ने कंपेयर टू क्वांटिटीज, कंपेयर टू क्वांटिटीज। जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं कभी भी तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट। वैसे ही जब हमें रिएक्शन का रेट चाहिए तो रिएक्शन का रेट निकालने के लिए भी हमने क्या किया है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया। किस किस को कंपेयर किया है, कंसंट्रेशन को, किसके साथ, टाइम के साथ। कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज हमें क्या दे देती है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे इस रिएक्शन की रेट मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूं इस रिएक्शन की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी अभी हमने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कहां से आती है, कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो अगर मुझे इस जनरल रिएक्शन की रेट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, मान लो मुझे चाहिए ये रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो क्या है, कभी भी अपन जब इसमें चेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 बाय T1 माइनस 0। यहां पर जब भी आप चेंज निकालते हो कभी भी दो चीजों के बीच में, तो चेंज हमेशा कहां से आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल से आपको क्या मिलता है, चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, चेंज प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां पर फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन R2, इनिशियल क्या है R1, फाइनल टाइम T1, इनिशियल क्या है 0। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा R मतलब कंसंट्रेशन चेंज बाय क्या आ गया, टाइम चेंज। अब एक चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने एक चीज और कही थी, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और स्पीड कभी भी किसी भी सब्सटेंस की अगर हम कंपेयर करें या रिएक्शन की, कभी भी कैसे नहीं हो सकती, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं, फाइनल कंसंट्रेशन कम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ये जो चेंज आएगा ये चेंज किस में आएगा मेरा, नेगेटिव में। ये नेगेटिव आएगा, लेकिन रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अपनी तरफ से क्या पुट करना पड़ेगा, एक माइनस का साइन, जिससे कि मेरा जो फाइनल जब मैं रेट निकालूं रिएक्शन की तो उसका जो रिजल्ट आ सके वो रिजल्ट किस में आ सके, पॉजिटिव में आ सके। ये माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इस नेगेटिव को हमने किस लिए लगाया है कि अपनी जो रेट का जो आंसर है वो किस में आ सके, अपने पास पॉजिटिव में आ सके। और ये नेगेटिव साइन सिर्फ कब लगाना है अपनी तरफ से, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो अपनी तरफ से ये लगाएंगे। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट चाहिए रिएक्टेंट की टर्म में, ऐसे बन गया। अगर इसी रिएक्शन का रेट मैं प्रोडक्ट की टर्म में लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो कैसे आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है P1, इनिशियल क्या थी 0, फाइनल टाइम क्या है T1, इनिशियल क्या था 0, तो क्या आ जाएगा डेल्टा P बाय डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम मुझे क्या प्रोवाइड करवाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ किसमें, प्रोडक्ट की टर्म्स में। ओके, और इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली और अच्छे से समझ सकते हैं। सिंपल सी चीज है, दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के दो क्वांटिटीज कंपेयर करनी है, किसको, कंसंट्रेशन को किसके साथ,
टाइम के साथ। जब कंसंट्रेशन चेंज को टाइम चेंज से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली और समझते हैं हम। जैसे हमने ये जनरल रिएक्शन लिखा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट R1 था, प्रोडक्ट 0, टाइम t1 पे R2 हो गया और ये क्या हो गया अपने पास P1। अगर इसको ग्राफिकली हम देखें तो कुछ ऐसे देख सकते हैं, एक तरफ हम टाइम ले लेते हैं और एक तरफ जो है हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन। एक साइड हमने कंसंट्रेशन लिया, एक तरफ हमने क्या लिया, टाइम। अब शुरुआत में देखो, टाइम t0 पे प्रोडक्ट हमारा 0 है और रिएक्टेंट हमारा कितना है, R1। ये अपने पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये 0 है। ठीक, जैसे जैसे टाइम इधर बढ़ेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार से जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपकी, घटेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। देखो प्रोडक्ट 0 से किस में जा रहा था, पिन, तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, और जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आया है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आया है। और जब कंसंट्रेशन चेंज को टाइम चेंज से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही, और प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसकी जो रेट अपन निकालेंगे उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ग्राफिकली हम रेट को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, अगर अपने पास गैसेस इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, तो गैसियस रिएक्शन के केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे सर? तो गैस के केस में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कैसे आएगा, गैसेस में कंसंट्रेशन की बजाय क्या होगा अपने पास, प्रेशर। तो गैस के केस में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वहां पर हम कैसे निकालते हैं, प्रेशर चेंज बाय टाइम चेंज, प्रेशर चेंज बाय टाइम चेंज विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपका रिएक्शन कैसा है, गैसियस फेज में है, गैसियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व की हुई है तो, और अगर सॉल्यूशन में है तो फिर क्या आएगा, कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज आएगा। क्लियर। एक बात और कि हम कुछ और अलग तरीके भी हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ये बियॉन्ड 12th है, आप इसके ऊपर फोकस करें।